में मौज मस्ती के साथ इस बिजनेस को खुशी खुशी कर रहे होंगे। जय आरसीएम। और आज जो अपने को जिम्मेवारी मिली है मार्केटिंग प्लान, जो इस सिस्टम का आन बान शान है, जो इस सिस्टम का रीढ़ माना जाता है, आज इस सिस्टम 100 रुपया से लेके और लाखों लाख रुपया किसी को देता है, तो ड्यू टू पावर ऑफ मार्केटिंग प्लान, इस मार्केटिंग प्लान के माध्यम से आता है। तो आज जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, तो बखूबी मैं इसको निभाने का भरसक प्रयास करूंगा। और मैं बिल्कुल अपने गुरुदेव लोगों का आशीर्वाद लेते हुए फिर मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। स्क्रीन आ गया होगा सर? ओपन नहीं हुआ मनीष जी। आ गया ना सर? हाँ सर, हो गया। ओके, थैंक यू। ये स्क्रीन भी आप सब लोगों को दिख रहा होगा। हम लोग चलते हैं सर मार्केटिंग प्लान। ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस मींस राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मतलब बाजार करने का सही तरीका। अब बाजार करने का सही तरीका जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि सब लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे हमारा प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, हम जिस किसी प्रोफेशन से इनकम करते हैं, तो उसका एक ही उद्देश्य है खर्चा। क्योंकि हम जितना पैसा कमाते हैं सारा मेरा बचता नहीं, खर्च होता है। अब खर्चा जो होता है, अब तक हम खर्च करते आए हैं, चाहे हमारी पिछली पीढ़ी खर्च करती आई है, हमारे पीढ़ी भी खर्च करती है और हम भी खर्च करें, आगे भी खर्च का जो प्रक्रिया है वो चलता रहेगा। लेकिन अब तक जो सिर्फ खर्च हुआ है, तो खर्च में से पैसा गया है, और पैसा खर्च हुआ है, पैसा गया, उससे क्या हुआ कि जिनके दुकान में जहां भी हमारा पैसा खर्च हुआ है, वो चंद मुट्ठी भर लोग अमीर बनते हैं। बाकी यानी कहा जाता है, आंकड़ा बताते हैं गुरुदेव लोग, कि देश का 80% पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है। वो 20% कौन लोग होंगे अभी हमारे सामने आने वाले हैं। उसमें क्या होता है, जो जिस सिस्टम से अभी तक हम खर्च कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम। और ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, आरसीएम बिजनेस में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो अभी हम सब लोग देखेंगे और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से देखेंगे कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। अगर बाजार करने का सही तरीका आरसीएम है, तो क्या पहले का तरीका गलत था? जी नहीं, पहले का तरीका भी गलत नहीं था, लेकिन वो उस समय की मांग थी, ये इस समय की मांग है। क्योंकि आज हर कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड चल रहा है, साइंटिफिक तरीके से चल रहा है, तो बाजार करने की व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत थी, जिसको डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ और डायरेक्ट सेलिंग के रूप में बदला गया। अब पहले हम देखते हैं कि पहले क्या था और बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। पहले क्या था, ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था कि कोई कंपनी होती थी, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती थी, माल बनाती है, और सीएनएफ के माध्यम से प्रोडक्शन आगे बढ़ता है, जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास से फिर होलसेलर के पास, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास, उसके बाद जाके हमारे पास तक पहुंचता है, यानी आम आदमी तक पहुंचता है, कस्टमर तक। लेकिन ऐसे ही नहीं, कोई भी सामान कंपनी बनाती है तो डायरेक्ट हमारे पास तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो सीएनएफ को बोलती है कि भैया मैंने एक माल का प्रोडक्शन किया है, सपोज करो मैंने पेन बनाया पेंटोनी का, आपको मार्केट में बेचना है, तो सीधा सीधा मना करते नहीं, ऐसे कैसे बेच सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को कौन बेच जान रहा है, कैसे इतना मशक्कत कौन करेगा। तो कंपनी बोलती है कि आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसका प्रचार करवाऊंगा। और नीचे आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइज की कड़ी। किसी भी सामान को कंपनी बनाती है तो उसका एडवर्टाइज होता है। अब कोई भी सामान जो कंपनी बनाती है और हमारे पास तक पहुंचता है, उस बीच में प्रचार की बहुत बड़ी कड़ी है। अब कोई भी सामान, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सामान कंपनी बनाती है 50 रुपए का, हमारे आपके पास तक एक बाजार तक आते आते, एक आम कस्टमर तक आते आते उसका कॉस्ट 100-150 रुपए का हो जाता है। यानी इस 100-150 रुपए से 50 रुपए से जो प्रोडक्ट चलता है 100-150 तक होने तक क्या होता है, इसका जो महंगाई बढ़ा, जो प्रोडक्ट का रेट बढ़ा, उसमें और क्या कमी है रेट बढ़ने के साथ साथ। अब कोई भी सामान कंपनी बनाती है और हमारे पास तक जो महंगा भी पहुंचता है, उसका तकलीफ हमें उतना नहीं होता है जितना तकलीफ वो होता है कि कंपनी बनाती है हल्दी और हमारे पास तक आता है उसका मिलावट। कंपनी बनाती है धनिया, हमारे पास तक आता है मिलावट। कंपनी बनाती है सरसों का तेल, हमारे पास पहुंचता है मोबिल। यानी वो सब कौन करता है, ये जो बीच के चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारे सामने दिख रहे हैं, यानी कंपनी और कस्टमर के बीच के जो लोग हैं, इन लोगों का कालाबाजारी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा और आपका, एक आम आदमी का सेहत खराब हो रहा है। आज से 10 साल 15 साल 20 साल पीछे हम जाएंगे तो इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, इतना हॉस्पिटल इंडस्ट्री ग्रो में नहीं था, लेकिन आज दिन पर दिन हॉस्पिटल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। इसका कारण क्या है कि हम सब लोग मिलावटी सामान कहीं ना कहीं खा रहे हैं, जिससे हमारा सेहत दिन पर दिन खराब हो रहा है। अब इसमें प्रचारक क्या करते हैं, प्रचारक के आने से सामान का कॉस्टिंग और बढ़ जाता है।
अब वो झूठ बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं। वो कहते हैं मेरे गोरे, करीना कपूर कहती कि मेरे गोरेपन का राज लक्स है। अगर करीना कपूर लक्स साबुन लगा के गोरी हुई है, हम में से भी हजारों लोग अभी बैठे हैं स्किन पे, बहुत सारे लोगों का रंग काला है, हमारा भी रंग सफेद नहीं है। हमारे वेस्ट इंडीज के लोग, हमारे साउथ इंडिया के लोग सारे के सारे काले हैं। वहाँ एक एक लोग स्मार्ट होता, साबुन सब लोग घिस रहे हैं। यानी वो झूठ बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं, इसका नतीजा है कि वो करोड़पति बन जाते हैं और हम वहीं को ही रह जाते हैं। अब क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग का जन्म क्या हुआ? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता, निर्माताओं से उपभोक्ता का सीधा संबंध, हिंदी में इसको बोलते हैं डीएसएम का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसमें होता है कि निर्माताओं से उपभोक्ता का सीधा संबंध। उसमें क्या होता है कि बीच की जितनी कड़ी है, इस बिचौलियों को हटा दिया जाता है, एडवर्टाइज की कड़ी को हटा दिया जाता है, और कंपनी कहती है कि थोड़ा सा हम चलते हैं, थोड़ा आप चलो और बीच में मिलेंगे। इसका पहला बेनिफिट क्या होगा, जब आरसीएम का जन्म हुआ तो 3 उद्देश्यों के साथ आरसीएम का जन्म हुआ। जब आरसीएम का निर्माण हुआ तो 3 उद्देश्यों के साथ हुआ, जिसमें सबसे पहला, मैं चाहूंगा सबसे पहले उस महान आत्मा के लिए जोरदार ताली सभी लोग बजाएं, किसी सर के लिए, क्योंकि उनके मन में एक ऐसा विचार आया जो आज तक देश में कोई सोच नहीं रहा था। देश के आम आदमी को खुशहाल जिंदगी के लिए किसी के मन में भी ख्याल नहीं आया। हर लोग पैसा कमाने के लिए बाजार में बैठे हुए थे, लेकिन उनके मन में उन्होंने 3 संकल्पों के साथ, 3 उद्देश्यों के साथ आरसीएम को शुरुआत किया, जिसका पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। अब स्वास्थ्य रक्षा कैसे सर? पहले भी बाजार की कड़ी थी, अब स्वास्थ्य रक्षा क्यों? क्योंकि कंपनी से माल जो चल रहा था, कंपनी कभी माल गलत नहीं बनाती अक्सर। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में बखूबी काम किया है, तो इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ, कंपनी का ध्येय रहता है कि मैं गलत ना करूं। लेकिन हमारे आपके पास तक आते आते गलत क्यों पहुंचता है? क्योंकि जो बीच वाले लोग हैं उनको ज्यादा मुनाफे की जरूरत है। उनको हमारे सेहत से, हमारे बच्चों के सेहत से, हमारे परिवार के सेहत से, हिंदुस्तान के सेहत से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने पॉकेट मनी से मतलब है, उनको ज्यादा मुनाफे से मतलब है, और वो मिलावटी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेहत खराब होता है। तो हमारे टीसी सर के विचार मन में आया कि कुछ ऐसा क्यों नहीं करे कि हमारे देश का एक जन जन खुशहाल हो और सुखी हो और सेहतमंद हो। तो सबसे पहला उद्देश्य सेहत का जो है स्वास्थ्य रक्षा। अब इसमें देखेंगे कि कोई बिचौलिया नहीं है, कोई प्रचारक की कड़ी नहीं है, कोई माल जो बनाने वाली कंपनी थी जो माल शुद्ध बनाना चाहती थी और हमें भी शुद्ध सामान चाहिए था। अब ये 2 लोग बचे हैं, तो सबसे पहला फायदा क्या होगा कि हमें 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, हमारे बॉडी में अच्छा प्रोडक्ट जाएगा, तो हमारा सेहत अच्छा होगा, हम मेडिसिन से, हम डॉक्टर से दूर चले जाएंगे और हमारा परिवार खुशहाल होगा। दूसरी चीज क्या होती है, एक छोटा एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बिचौलिया पर हम क्यों विश्वास नहीं करना चाहते? क्यों? क्योंकि कभी भी गाय माता के थन से दूध में पानी नहीं निकलता है। हम बिचौलिए या जो बिचौलिए होते हैं, यानी एक ग्वाला रूपी बिचौलिया, वो दूध, कंपनी गलत नहीं करती है, बिचौलिया गलत करता है। अब यहाँ क्या होता है, जब कंपनी डायरेक्ट, डीएसएम में क्या होता है, आरसीएम में क्या होता है, कंपनी से कस्टमर डायरेक्ट मिलता है, तो क्या होता है, पीयूसी के माध्यम से सामान मिलता है, जहां कंपनी से डायरेक्ट माल पहुंचता है, कंपनी के माध्यम से माल पहुंचता है। इसमें कोई बिचौलिया, कोई इधर उधर के लोग, बाहर के लोग नहीं होते हैं। तो आगे चलते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है। इसका पहला बेनिफिट क्या है, मेरा सर स्लाइड फंस रहा है क्या? जी सर। अब क्या होता है, जब हम आगे मिलते हैं तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप का वो मिलता है। इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि जब हम जैसे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, सबसे पहले हमें डायरेक्ट सेलर का पावर मिल जाता है। उसके बाद अब जैसे हम डायरेक्ट सेलर बनते हैं तो हमें रिटेलिंग करने का पावर मिल जाता है। हम रिटेलिंग करके इनकम कर सकते हैं, हम होलसेलर का रोल कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन का रोल कर सकते हैं, हम अपॉइंट फ्रेंचाइजी, हम किसी को फ्रेंचाइजी अपॉइंट कर सकते हैं, और अपॉइंट डायरेक्ट सेलर, हम डायरेक्ट सेलर भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये हमें पावर मिल जाता है। और आगे क्या होता है, इतने सारे प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, इस सबका डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जो भी कहेंगे मालिकाना हक होता है इसमें हमारा। हम चाहे लोगों को जो पावर दे सकते हैं। अब ये हर तरह का प्रोडक्ट है अपने पास, 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। और क्या होता है, अब इसके फीचर्स क्या क्या है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो लॉस। जब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है। और नो नीड ऑफ शॉप, कोई दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। नो फिक्स टाइम, नो बॉस, कोई फिक्स टाइम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा कोई मालिक नहीं होता है। और क्या होता है आगे, अभी देखिए,
अब हम जब इसका कंपेयर करते हैं तो चीपर देन मार्केट, हमें मार्केट से, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, आरसीएम में ज्वाइन करते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट करता है चीपर देन मार्केट, मार्केट से सस्ते रेट में सामान मिलता है, बेटर क्वालिटी देन मार्केट, मार्केट से अच्छे क्वालिटी का सामान मिलता है, डिस्काउंट एंड इनकम फ्रॉम परचेज, अपने खरीदारी पे डिस्काउंट मिलता है और उसके बाद इनकम का माध्यम मिलता है, गुड फैमिली हेल्थ, जैसा कि मैंने बताया बिचौलिया नहीं है, सामान अच्छा मिलेगा तो हमारी फैमिली का हेल्थ अच्छा होगा, और पार्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हम पार्ट टाइम में बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, हम आर्थिक रूप से आजाद होते हैं, इसका अभियान भी आर्थिक आजादी का अभियान। और क्या इनकम फ्रॉम सेल्फ परचेज, अब हमें क्या इनकम कैसे आता है इसमें, तो पहला है इनकम फ्रॉम सेल्फ परचेज, हमारे खुद के खरीदारी पे इनकम आता है, इनकम फ्रॉम सेल्फ रिटेलिंग, हमारे खुद के बेचने से रिटेलिंग करने से इनकम आता है, इनकम फ्रॉम डाउनलाइन परचेज, हमारे डाउनलाइन के लोग जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, जो हमारे बाद ज्वाइन करते हैं, उनके खरीदारी से भी हमें इनकम आता है, इनकम फ्रॉम डाउनलाइन रिटेलिंग, हमारे डाउनलाइन के हमारे जो सहयोगी साथी अगर वो भी रिटेलिंग करते हैं उससे भी हमारे पास इनकम आता है। और अभी इनकम आता कैसे है, जो हमने दिखाया कि जैसे हम डायरेक्ट सेलर बनते हैं, जैसे हम आरसीएम का सिस्टम ज्वाइन करते हैं जहां पैसा एक भी नहीं लगता, लेकिन आप यहाँ आते 45% के पार्टनर बन जाते हैं, कंपनी आपको 45% पार्टनर बनाती है, जिसमें 45% कैसे देती है हमें, अप टू 32% तक परफॉर्मेंस बोनस ग्रुप में देती है, और 8% रॉयल्टी बोनस देती है, और 5% टेक्निकल बोनस देती है, और आगे इसके बांटती कैसे है कंपनी। मनीष जी म्यूट हो गया आपका। हाँ सतपति जी। जी सर। जी सर। हाँ आगे की कार्रवाई बढ़ेगी सर। ओके, थैंक यू मनीष जी, ये बहुत ही बढ़िया शानदार प्लान था आज आपने जो दिखाए। तो इसी प्लान को देख के मैं भी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किया था। तो पहला इनकम का बात किया जाए तो मेरा 288 रुपए से ये सफर मेरा चालू हुआ। धीरे धीरे आगे मैं लोगों को बताते गया, धीरे धीरे मेरा भी सिस्टम बढ़ता गया। तो इस सिस्टम में लगभग 1 करोड़ रुपए मैं ले चुका हूँ। और हाईएस्ट इनकम का बात किया जाए तो मैं एक महीने में 77,000 का इनकम अभी तक हाईएस्ट एक महीने में मैंने ले चुका हूँ। और मुझे गर्व नहीं है, मैं लगभग 1 करोड़ रुपए में इनकम ले चुका हूँ। मुझे गर्व इसी बात का है, हमारे प्लान के ऊपर जो विश्वास करके जिन्होंने इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किए हैं, तो उनको आज हर महीने 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 वो भी इनकम इस सिस्टम से आज जा रहा है। तो आज इस जो सिस्टम को हम इतने बड़ा सिस्टम हमारे पास है, इतने बड़ा बिजनेस हमारा पास है, इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, आज ये वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में ऐसा है कि शानदार शख्सियत है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अभी लाखों दिल में राज कर लिए हैं। तो और कोई नहीं है, मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए मैं इनवाइट करता हूं आपके चाहिता ये आरसीएम बिजनेस का एक बहुत बड़ा शख्सियत मिस्टर रामानंद बजाज जी, प्लीज वेलकम टू द स्क्रीन, आपकी जोरदार तालियों के बीच में। थैंक यू सतपति जी, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, नाम रामानंद बजाज हुआ और मीरा की नगरी मेड़ता सिटी का मैं रहने वाला हूं दोस्त, और इस बिजनेस का 7 जनवरी 2006 से स्टूडेंट हूं। और जैसा सतपति जी ने इनकम की बात की, तो एक महीने की हाईएस्ट इनकम 2,83,784 रुपए और करोड़ों रुपए सिस्टम के माध्यम से आए हैं। और अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि सिखवाल साहब, कदम सर और बीसी सर जैसी गाइडलाइन में इस बिजनेस को सीखने का मौका मिल रहा है। और आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों बहुत खास है, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे बीच में वो हमारे कोर लीडर है। और जैसा गुरुदेव बताते हैं कई बार कि इस बिजनेस में जोड़ी का बहुत बड़ा रोल है, और वो जोड़ी हम किसी के भी साथ बना सकते हैं। तो आज जो शख्सियत हमारे बीच में है, इन्होंने अपने छोटे भाई के साथ अपनी जोड़ी बनाई, और दोनों ही भाई आज हमारे कोर लीडर है। अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है दोनों भाइयों का। और एक साधारण बैकग्राउंड से शुरुआत करके, एक ग्रामीण परिवेश से शुरुआत करके, शुरुआत का जो सिलसिला सबके साथ होता है कि इजीली लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इनके जो छोटे भाई साहब है उन्होंने इस बिजनेस, सुजीत सर, वहां से बिजनेस की शुरुआत हुई। और दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया। शुरुआत में खूब तरह के चैलेंज आए, क्योंकि लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन चूंकि जोड़ी थी और दोनों ने मिलकर एक शानदार काम किया, और आज दोनों ही हमारे बीच में कोर लीडर के रूप में। तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होना है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां और हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट
एजुकेटेड टीम के साथ काम करने का सौभाग्य इन्हें मिलता है। तो मैं ज्यादा बाधक नहीं बनूंगा और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मंजीत सर को। तो वेलकम सर। थैंक यू सर, और धन्यवाद सतपति जी, साथ में मनीष सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा शानदार मार्केटिंग प्लान था। और रामानंद सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अपलाइन प्रहलाद सर को, कदम सर को, और चूंकि बीसी सर भी हैं तो वो तो पितामह हैं, उनको तो मैं धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ। तो सारे अपलाइनों से मैं आशीर्वाद लेके आज के मैं इस प्रोग्राम को चालू करूंगा। और मेरे जितने भी साथी आज हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं जूम पे, साथ में जो ऑनलाइन हैं, सारे साथियों का स्वागत है हमारे इस वेबिनार में। और सर स्क्रीन आया सर? जी सर। थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं सर। नाम मेरा मंजीत सिंह है, पटना का रहने वाला हूं। और एक स्लोगन आपको दिख रहा होगा, ऑलवेज नंबर 1। तो ये हमारा स्लोगन है और यही स्लोगन हमें कभी भी आराम से बैठने नहीं देता, हमें अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। लगभग 17 साल पहले मैं आरसीएम बिजनेस में आया था। और जैसा कि आपको रामानंद सर बता रहे थे कि मेरा छोटा भाई छोटी सी शुरुआत, छोटे से जगह से, क्यूल से हम लोग शुरू किए थे आरसीएम बिजनेस को, और आज कोर लीडर हैं। दोस्तों ज्यादा टाइम मैं अपने परिचय पे नहीं लूंगा आपका, क्योंकि हर व्यक्ति का समय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बारे में ज्यादा जानकारी और लेना हो तो हमारे चैनल मंजीत सिंह आरसीएम पे मेरे बायोग्राफी को देख सकते हैं। वहां पे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, बहुत मोटिवेशनल चैनल भी मिलेगा। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है क्रांतिवीर, और साथियों ये स्लाइड में इसलिए आज सेलेक्ट किया हूं क्योंकि जब तक के क्रांति नहीं आती है तब तक आपके जीवन में बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए कहा गया है कि जब जब इस धरती से शांति गई है तब तब क्रांति आई है। आज से 200 साल पहले अंग्रेज बिजनेस करने आए थे इंडिया में, और धीरे धीरे हर चीजों पे वो अपना कब्जा जमाने लगे। लेकिन हमारे यहाँ के लोग आराम से रहते थे, उनको कोई फिक्र नहीं था, कोई चिंता नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया तब उनके अंदर एक क्रांति आई, और तब दोस्तों शुरू हुई राजनीतिक आजादी की लड़ाई, और सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। इसलिए मैं बताता हूं कि जब जब इस धरती से शांति गई है तब तब क्रांति आई है। तो जब तक आपके जीवन में भी जब तक कुछ ऐसा नहीं होता तब तक क्रांति आएगी नहीं, और तब तक जब तक क्रांति नहीं आएगी आपके जीवन में क्रांतिकारी रिजल्ट नहीं आ सकता। दोस्तों बात सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई की नहीं है, और ये राजनीतिक स्वतंत्रता की नहीं है। हमारे यहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद जब खाद्यान्न की कमी हो गई थी तो उस समय भी एक क्रांति आई थी, हरित क्रांति, और उस समय से हमारे यहाँ जैविक खादों का उपयोग बढ़ा, और साथ साथ हमारा उत्पादन भी बढ़ गया। हमारे देश से भूखमरी बहुत हद तक कम हो गई। दोस्तों इसके बाद दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति आया सन 1970 में, और तब से हमारे यहाँ देसी गाय की जगह जर्सी गायों का प्रचलन बढ़ गया। उसके बाद यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई। नीली क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, लाल क्रांति, इंद्रधनुषीय क्रांति, सनराइज क्रांति, गंगा क्रांति, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो हर एक प्लेटफॉर्म पे उस चीज को बढ़ाने के लिए एक क्रांति आई दोस्तों, और क्रांति आने के बाद उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और तब जाके दोस्तों हमारे यहाँ आया आर्थिक क्रांति। आर्थिक क्रांति का प्रारंभ दोस्तों देखिए, हम बात करें जब हमारे यहाँ, आप देख लीजिए बिल्कुल सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जब हमारा जाली नोटों का प्रचलन बढ़ गया, हमारे यहाँ काला बाजारी का प्रचलन बढ़ गया, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए आप देखे होंगे नोटबंदी किया गया। बहुत सारे लोग इससे प्रभावित भी हुए, और यहीं से शुरुआत हुई आर्थिक क्रांति की। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ लगभग 90% लोग जो अपने जीवन में सिर्फ जॉब चाहते हैं, उनको लगता है कि नौकरी मिल गई तो हमारा जिंदगी आराम से चलेगा, हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी,
हम आराम से अपने जिंदगी को ये जी लेंगे। 95% लोगों का फोकस जो होता है हमारे यहाँ वो जॉब के तरफ होता है। और देखिए ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है। आज हर व्यक्ति तकलीफ में अपने जिंदगी को जी रहा है और इस तकलीफ से वो अपने आप को कैसे निकाल सकता है, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो 95% जो लोग हैं हमारे यहाँ ये जॉब चाहते हैं। बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं, जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, उसी टाइम से उनके माँ बाप ये सोचने लगते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल के क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, और ऐसी ऐसी बातें बच्चों के ऊपर थोपी जाती है। लेकिन जब हम बात करें दोस्तों बेरोजगारी की, रोजगार की हम बात नहीं करेंगे, भले ही फोकस लोगों का ये है कि हम सरकारी नौकरी ले लें, लेकिन यदि हम बात करें बेरोजगारी की तो ये 2017-18 का डाटा है। हमारे यहाँ पढ़े लिखों को तो छोड़ दीजिए साथियों, हमारे यहाँ वैसे लोग भी 1% बेरोजगार हैं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, यानी कि वो कोई भी काम करने को स्वतंत्र हैं। यदि 5वीं पास की बात करें तो 1 से 1.25% लोग बेरोजगार, 6 से 9 क्लास वाले 4% तक के, यदि 10 से 12 क्लास की बात करें तो 10% लोग, और यदि ग्रेजुएट की बात करें लोग दोस्तों तो 12 से 13% लोग हमारे यहाँ बेरोजगार हैं। और ये 2017-18 का डाटा है। फिर भी लोगों का फोकस कहाँ है? फिर भी लोगों का फोकस एम्प्लॉयमेंट की तरफ है। सरकार की रणनीति क्या चल रही है ये भी लोगों को पता है। देश से प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। हमारे यहाँ हर कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। दोस्तों प्राइवेटाइजेशन में होता क्या है, इनकम आपकी लो होती है और वर्कलोड आपका हायर होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लेंगे आप। जब आप प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तो आपके जो खून है वो चूस लिया जाता है, जितना आपको पे आउट दिया जाता है उससे कई गुना ज्यादा आपसे काम लिया जाता है। और आप देख लीजिए आज एयर इंडिया को प्राइवेट करने की बात चल रही है, BSNL, MTNL को प्राइवेट कर दिया गया, भारतीय रेल प्राइवेट हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट में जुलूस में नारा लगाते हैं, मोदी सरकार होश में आओ। दोस्तों मोदी जी को होश में आने की जरूरत नहीं है, होश में आपको आने की जरूरत है, क्योंकि आप कुछ भी कर लें ट्रेंड चेंज होने वाला नहीं है। तो बेहतर है कि हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए, अपने आप को सही ट्रैक पे लाना चाहिए, तब जाके सही रिजल्ट आएगा हमारे पास। दोस्तों देखिए गरीबी पांव पसार रही है। आज यदि हम गरीबी की बात करें तो आप डाटा को देख लीजिए, गिन लीजिए कितना जीरो लगा हुआ है। 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 27। सोच के देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतने लोग इंडिया में गरीब हैं, और इंडिया में गरीबों की यदि दशा की बात करें तो 80% गरीब रूरल एरिया में अपने जिंदगी को जीते हैं, और हर 5 में से 1 भारतीय गरीब है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये डाटा बता रहा है आपको। और सोचिए कि क्या उपाय है। आज मिडिल क्लास वाले डाउनग्रेड होके लोअर क्लास में आ गए, अपर क्लास वाले डाउनग्रेड होके मिडिल क्लास में आ गए। तो आपके पास उपाय क्या है इन समस्याओं से उबरने का? आपके पास उपाय क्या है ताकि आपके जीवन में भी क्रांतिकारी रिजल्ट आए? दोस्तों हमारा आज सारे लोगों से एक सवाल है कि क्या उपाय है आपके पास जिससे कि आप अपने क्लास को, आप अपने ग्रेड को चेंज कर सकते हैं? कोई उपाय है क्या? तो फिर हमारा फोकस वहीं पे जाता है। एक उपाय जॉब। दोस्तों हम यदि जॉब की बात करें, क्यों करना चाहते हैं लोग सरकारी नौकरी? क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी नौकरी में सुरक्षा है। यदि नौकरी वाले को कुछ हो जाए तो उनके परिवार वाले को जॉब मिल जाता है। लेकिन यदि दोस्तों हम सुरक्षा की बात करें तो किस स्तर का सुरक्षा है सरकारी नौकरियों में? तो आप यदि चेक करें सुरक्षा को तो सुरक्षा लोअर ग्रेड का है। यहाँ पे एक चपरासी को कुछ हो जाए तो उसके घर वाले चपरासी बन जाते हैं, एक मास्टर को कुछ हो जाए घर वाले हो सकता है मास्टर बन जाए। लेकिन हमारा एक सवाल है कि क्या एक IAS को कुछ हो जाए तो घर वाले IAS बनेंगे? एक IPS को कुछ हो जाए घर वाले IPS बनेंगे? एक बैंक मैनेजर को कुछ हो जाए तो क्या घर वाले बैंक मैनेजर बनेंगे? तो दोस्तों नहीं बनेंगे। तो जब आपको निचले स्तर की ही सुरक्षा चाहिए, जब आपको नीचे ही अपने नीचे के कैटेगरी में ही अपने परिवार को रखना है, तो फिर सुरक्षा किस बात की? दोस्तों एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसका कुछ भी भला नहीं हो रहा था। तो जब हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं होता है हम क्या करते हैं? तुरंत पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी थोड़ा हमारा कुंडली देख लीजिए, हमारा कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और पंडित जी उस व्यक्ति के कुंडली को देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर तो शनि की 7.5 है, तुम्हारा कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। 7.5 साल तक व्यक्ति घबरा जाता है, पंडित जी 7.5 साल में तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ उपाय कीजिए। पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं बेटा, घबराओ मत, 500 रुपया दो और हम पाठ करेंगे, तुम्हारे 7.5 को खत्म करेंगे। वो व्यक्ति बोला कि पंडित जी हमारे पास 500 रुपया नहीं है। पंडित जी बोले अच्छा कोई बात नहीं बेटा, 250 रुपया दे दो।
वो व्यक्ति बोला कि पंडित जी 250 भी मेरे पास नहीं है। पंडित जी बोले कि अच्छा 51 रुपया दे दो। वो व्यक्ति बोला कि पंडित जी हमारे पास 51 रुपया भी नहीं है। पंडित जी बोले कि 25 रुपया तो दे दे। वो व्यक्ति बोला कि पंडित जी 25 रुपया भी नहीं है। तब पंडित जी बोले कि अच्छा तुम बहुत अच्छे व्यक्ति लग रहे हो, एक काम करो 5 रुपया दे दो और हम तुम्हारा शनि का 7.5 खत्म कर देंगे। फिर वो व्यक्ति बोला कि पंडित जी 5 रुपया भी मेरे पास नहीं है। तो व्यक्ति पंडित जी बोले कि अच्छा भाई कोई बात नहीं, तुम बहुत दुखी आत्मा हो, एक काम करो 1.25 रुपया दे दो और हम तुम्हारा 7.5 खत्म कर देंगे। और वो व्यक्ति बोला कि पंडित जी हमारे पास 1.25 रुपया भी नहीं है। तो पंडित जी उठते हैं, उसके कंधे को थपथपाते हैं और बोलते हैं कि बेटा उठ जा, तेरा तो शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो शनि लेके जाएंगे क्या। तो दोस्तों जब नीचे ही रहना है तो फिर जॉब, सरकारी जॉब आपको क्यों चाहिए, बहुत सारा काम है आपको जिंदगी जीने के लिए, लेकिन फिर भी सरकारी लोग नौकरी करते हैं और यहाँ पे नौकरी करते हुए अपने जिंदगी को काटना शुरू करते हैं और अपने सपने को साकार करने के लिए गलत काम करना शुरू करते हैं। दोस्तों आज आप ट्रेन में चलिए, बिना पैसा लिए टीटी आपको सीट नहीं देता। आपका कोई भी एफआईआर कराना हो थाने में तो बिना घूस दिए आपका एफआईआर लॉन्च नहीं होता। स्कूल से सर्टिफिकेट लेना है, क्लर्क को घूस देना पड़ता है। लेकिन एक सवाल है कि क्या ये गलत काम करके अमीर बने, तो दोस्तों नहीं, आज तक कोई जॉब वाला नहीं बना। दूसरा उपाय क्या है, तो खेती करके लोग अपने जिंदगी को जीना चाहते हैं। और दोस्तों हम भारतीय किसान की बात करें तो भारत में किसान का नाम लेते ही एक गरीब चेहरा नजर आता है। 80% किसान अपने बाप दादाओं के मकान में पैदा लेते हैं और उसी में गुजर बसर करके चले जाते हैं। इनका जो भी बड़ा काम होता है वो बाप दादाओं की जमीन को बेच के होता है। बेटी का शादी करना हो, बेटे को इंजीनियर बनाना हो, कोई बड़ी बीमारी आ गई तो सारा काम इनको ये करके करना पड़ता है, जमीन को बेच के करना पड़ता है। और दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए लौकी में इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन आज तक कोई किसान अमीर बना, तो इंडिया में तो नहीं बना दोस्तों। तो दोस्तों जब इंडिया में आज तक कोई नहीं बना तो आप भी काम करके बनने वाले नहीं हैं। और तीसरा उपाय है जो पैसा कमाने का, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस। और यदि हम आपसे सवाल करें कि क्या बिजनेस करके आप अमीर बन सकते हैं, बहुत सारे लोगों का जवाब होगा यस बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जवाब है कि नहीं, आप नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि बिजनेस भी लोग अपने औकात के हिसाब का करते हैं। यदि आपके पास 2 लाख है तो 2 लाख का बिजनेस करेंगे। 10 लाख जिनके पास होता है वो 10 लाख का बिजनेस करते हैं। 1 करोड़ जिनके पास होता है वो 1 करोड़ का बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों बिजनेस में होता क्या है, जो करोड़ों लगाएगा वो लाखों कमाएगा, जो लाखों लगाएगा वो 1000 में कमाएगा, जो 1000 लगाएगा वो 100 में कमाएगा। तो यहाँ भी औकात की बात होती है ना, पैसा होगा तो न हम बड़ा प्लेटफॉर्म जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ भी 90% लोग दोस्तों फेल हो जाते हैं अपने लाइफ में। तो अब यदि बात करें कि नौकरी करके भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता, हम अपने कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते, खेती करके भी नहीं कर सकते, बिजनेस करके भी नहीं कर सकते, तो आखिर क्या करना है। लेकिन फिर भी दोस्तों देखिए, ये सारा तमाशा लोग देख रहे हैं, फिर भी इनको कुछ नया बताइए तो ये समझने को तैयार नहीं है। इनको लगता है कि सामने वाला बकवास करता है। देखिए बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन दोस्तों जब परिवर्तन आती है तो उसको स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं होते। तो देखिए कहा गया है दोस्तों कि जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। पता नहीं कौन से घमंड में जीते हैं लोग, और यही घमंड, यही गुरूर, यही ईगो आपको जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देता। दोस्तों जो परिवर्तन को स्वीकार करता है उसके जिंदगी में भी परिवर्तन आता है, और जो स्वीकार नहीं करता, परिवर्तन को अस्वीकार करता है, जिंदगी भी उसे अस्वीकार कर देती है। देखिए नौकरी वाले खुश क्यों होते हैं, तो दोस्तों इसका कहा गया है कि ये खुश होते हैं अपने कमाई को देख के, पर दुखी हो जाते हैं महंगाई को देख के। दोस्तों इनका हर साल इंक्रीमेंट लग रहा है, भले ही कोरोना में 2 साल से नहीं लगा हो, लेकिन जब इनका इंक्रीमेंट लगता है, जब इनका सैलरी बढ़ता है, तो आज देखिए जो 2004 में क्लर्क थे और जो 5000 जो 2004 में कमा रहे थे दोस्तों, उनका सैलरी आज 50,000 है, और वो 50-50 बोल के बहुत खुश होते हैं। लेकिन यदि हम इनकम की बात करें दोस्तों, 2004 में इनकी सैलरी 5000 थी तो उस समय चाय 1 रुपये का मिलता था। आज जिनकी सैलरी 20,000 हो गई, फिर चाय 6,000 का हो गया, इनकी सैलरी 50,000 हो गई और आज चाय 10 रुपये का हो गया। यानी कि जितना आपका इनकम नहीं बढ़ता दोस्तों, उससे ज्यादा तो महंगाई बढ़ जाती है। यानी कि हम सिर्फ लेबल लगा के बैठे होते हैं कि हम तो 50,000 वाले हैं। जितना 5,000 में ये बचा लेते थे उतना इनका 50,000 में आज नहीं बचता है। क्योंकि हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें दोस्तों, तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट इन्फ्लेशन
10% से ऊपर है, 10% महंगा हो जाता है हर साल प्रोडक्ट, हर 10 साल में प्रोडक्ट की कीमत दोगुनी हो रही है। तो जब आपका इनकम हर 10 साल में दोगुना नहीं होगा, कैसे आप अपने क्लास को बदल पाएंगे, कैसे अपने आप को ठीक रख पाएंगे? तो अब दोस्तों एक सवाल है कि क्या हर गरीब व्यक्ति गरीब ही रह जाएगा? क्या उसको अमीर बनने का मौका नहीं मिलेगा? क्या हमेशा वो लेफ्ट में ही रहेंगे, उनको राइट में आने का मौका नहीं मिल सकता? तो मिल सकता है दोस्तों, लेकिन कब? जब आप परिवर्तन को स्वीकार करेंगे तब। और 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा परिवर्तन है दोस्तों, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, आज आप देखिए नेटवर्क मींस होता क्या है। नेट मींस जाल और वर्क मींस काम, काम का जाल। जिसके पास जितना बड़ा जाल होगा काम का, वो व्यक्ति उतना आगे बढ़ेगा। तो काम तो कई एक प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन एक काम है जो हर कोई करता है इस दुनिया में। इस दुनिया में हर व्यक्ति हर काम नहीं करता, लेकिन एक काम हर कोई करता है, और वो काम है मार्केटिंग का। मार्केटिंग गरीब भी करते हैं, अमीर भी करते हैं, अनपढ़ भी करते हैं, पढ़े लिखे भी करते हैं, जो रोजगार वाले हैं वो भी करते हैं, बेरोजगार भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, मर्द भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं। यानी ये प्लेटफॉर्म बहुत ही तगड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसके साथ जुड़ गया नेटवर्क, तो ये और ही स्ट्रॉन्ग बन गया दोस्तों। देखिए डेल कार्लवर्ट बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एक्स्ट्रा कैश सेलिंग प्रोडक्ट। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचने का प्लेटफॉर्म नहीं है, एक्स्ट्रा कैश के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। इट इज अबाउट वेल्थ क्रिएशन। ये वेल्थ क्रिएशन का प्लेटफॉर्म है, ये टीम बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों एक किताब ये हर जगह आपको मिल जाएगा, व्हाई वी वांट यू टू बी रिच। ये हिंदी में भी इसका एडिशन है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। और इसमें राइटर दो हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा रॉबर्ट कियोसाकी। और दोनों दोस्तों वर्ल्ड के फेमस व्यक्ति हैं। डोनाल्ड ट्रंप आप लोग जानते होंगे, भूतपूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति पद महत्वपूर्ण नहीं है इनके लिए। इनके बारे में मैं बता दूं, ये वर्ल्ड के 333वें नंबर के अमीर व्यक्ति हैं। यानी अमीरों के लिस्ट में इनका पोजीशन 333 है। और ये लोग बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जो किसी भी व्यक्ति, जो व्यक्ति अपना जीवन चेंज करना चाहते हैं, उनके जीवन को ये व्यक्ति चेंज कर, ये प्लेटफॉर्म चेंज कर सकता है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि नेटवर्क में मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आम से आम व्यक्ति को कॉर्पोरेट का मालिक बना सकता है। इतनी ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और रॉबर्ट टी कियोसाकी का एक बुक है दोस्तों, 21वीं सदी का व्यवसाय। कभी मौका मिले पढ़ के देखिए। और हम लोग भी 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो जब आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो दोस्तों आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसका भी सम्मान करता है। और जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका भी सम्मान नहीं करता है। आज से देखिए 20 साल पीछे जाए हम, तो पहले मैसेजिंग का क्या प्लेटफॉर्म था? अंतरदेशी आता था, पोस्ट कार्ड आता था, लिफाफा आता था, इनवेलप पे लोग चिट्ठी लिखा करते थे। 15 दिन जाने में लगता था, 15 दिन आने में लगता था, लेकिन गारंटी नहीं थी कि आपका जवाब आपके पास आएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी बदला, और आज दोस्तों देखिए हम मैसेज लिख के क्लिक करते हैं और वो मैसेज सामने वाले के पास चला जाता है, और हमारे फोन रखने के पहले रिप्लाई भी आ जाता है। तो देखिए दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, और आपको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको भी फास्ट होना पड़ेगा। दोस्तों हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का, तो यहाँ पे क्या करना है? आपको नेटवर्क बनाना है। किसका नेटवर्क? ग्राहकों का नेटवर्क। आप आज देख लीजिए, वो जमाना नहीं है जब पूंजी लगाने वाले अमीर बनते हैं। अब जमाना बदल गया दोस्तों, ये 21वीं शताब्दी है, और 21वीं शताब्दी में पूंजी लगाने वाला अमीर नहीं बनता, जिसके पास ग्राहकों का नेटवर्क है वो अमीर बनता है। आप देखिए पेटीएम को कोई बैंक नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा टर्नओवर पेटीएम करता है। एक सिम के दुकान, ये सिम का दुकान खोल के बैठा हुआ व्यक्ति अपने छोटे से दुकान को चलाता था, और वो पेटीएम का निर्माण करता है, और आज वो इंडिया में अपना अमीरों के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लेता है। दोस्तों कहानी यही नहीं खत्म होती। आज देखिए आप अमेज़न, आज वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर 2 के रेस में ये रहते हैं टेस्ला के साथ। तो आप देखिए अमेज़न का मालिक आज से 30 साल 35 साल पहले एक सेल्समैन हुआ करते थे। ये क्या किए? कोई फैक्ट्री नहीं लगाए, कोई दुकान नहीं खोले, बस एक सिस्टम तैयार किए, ग्राहक तैयार किए, ग्राहकों का नेटवर्क बनाए, और ये वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। हम यदि बात करें दोस्तों ओला का, क्या है ओला के पास? टैक्सी दूसरे की, चलाने वाला कोई और है, बस ओला के पास कस्टमर है, और इसी से ओला नंबर 1 बन गया गाड़ियों के मामले में। तो जब पेटीएम वाला बन सकता है, अमेज़न वाला बन सकता है, ग्राहक बना के अमीर, ओला वाला बन सकता है, तो दोस्तों आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? तो 100% आप भी बन सकते हैं यदि आपके पास नेटवर्क हो। किसका? कस्टमर का। दोस्तों देखिए जीवन में एक चीज बहुत याद रखिए,
किसी ने कहा है कि किसी के पैरों पे गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने की ठान लो, दुनिया की सारी कायनात आपके कदमों में होगी। और हमारे आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी भी बोलते हैं कि इंसान जहां फोकस करता है वही घटना उनके जीवन में घटित होती है। दोस्तों देखिए, हमारे पास दो तरह का काम है। एक वो पुराना काम जो हम कई सालों से करते आ रहे हैं, जहां 8 घंटा आपको काम करना पड़ता है, और एक वो नया काम जिसको हम परिवर्तन बोलते हैं, जहां 1 घंटा काम आपको करना है। अब चॉइस आपका है कहां काम करना चाहेंगे। यदि 8 घंटा वाले में काम करना है दोस्तों, तो 8 घंटा वाला काम करने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में गरीबी में अपने जिंदगी को जीता है, आप देख लीजिए। और 1 घंटा काम करने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में अपनी अमीरी में अपने जिंदगी को जिएगा। ये कैसे होगा, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों देखिए, 8 घंटा वाला काम करने के लिए आपको 20 से 22 साल पढ़ाई करना पड़ता है, हर जगह लाइन में लगना पड़ता है, चाहे स्कूल हो या फॉर्म भरना हो, एग्जाम देना हो। यहाँ 4 से 5 लाख रुपया मिनिमम जो गरीब से गरीब है उनका खर्च स्टडी पे होता है। 1 से 2 लाख रुपया ये फॉर्म भरने में खर्च करते हैं दोस्तों। लेकिन यदि हम बात करें कि इनको क्या रोजगार मिलेगा, तो गारंटी नहीं है। और इस प्लेटफॉर्म पे 1500 बीबी और 5000 बीबी पर मंथ का ये काम करना है दोस्तों। तो क्या करना है 1500 बीबी का, तो 1500 बीबी खाना है और 5000 बीबी खिलाना है। बस खाने और खिलाने की बात है। अब बताइए, ये काम मुश्किल है या आसान है? आप आरसी में आए या ना आए, लेकिन खाना तो पड़ेगा। खाना हर किसी की मजबूरी है, और खाने के लिए आपको खरीदना भी पड़ेगा। ये खरीदना भी आपकी मजबूरी है। तो खरीदने और खाने और साथ में थोड़ा सा पेन लेके उसको बताने में लग जाए, और इससे अमीरी आती हो, तो हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, अमीरी यहाँ पे कैसे आ सकती है। आप कुछ मत करें, आरसीएम बिजनेस में आने के लिए क्या करना है आपको मार्केटिंग प्लान में बताया गया। छोटा सा काम है, एक डिसीजन लेना है, प्रोडक्ट चेंज करने का, एक डिसीजन लेना है, ब्रांड चेंज करने का। दोस्तों जिंदगी में एक चीज याद रखिए, हमें नहाने के लिए साबुन की जरूरत है, लक्ष्य का नहीं। हमें खाने के लिए आटे का जरूरत है, जरूरी नहीं कि वो आटा आशीर्वाद ही होना चाहिए। हमें नमक चाहिए, जरूरी नहीं कि वो टाटा का ही होना चाहिए। तो प्रोडक्ट खाते हैं हम, तो यदि हम ब्रांड बदल लेते हैं और ब्रांड को बदल के बस एक संकल्प ले ले कि हमें डेली इस ब्रांड के विषय में एक व्यक्ति को बताना है, यानी कि आपको काम कौन सा करना है, तो आपको काम करना है दोस्तों वही जो अमिताभ बच्चन करते हैं, जो सचिन तेंदुलकर करते हैं, जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग करते हैं, वही काम यहाँ पे करना है। तो दोस्तों डेली आप एक व्यक्ति को बताना शुरू करें, आप देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। तो एक प्लान आप डेली दें। अब यहाँ प्लान देने में एक चीज समझना है दोस्तों, आपको प्रीजज नहीं करना है किसको देना है किसको नहीं देना है, वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, इन सारे चीजों को दूर कर देना है। बस आपको अपने कर्म पे फोकस करना है, 1 प्लान डेली। और एक प्लान आप डेली दिखाते हैं दोस्तों, साल में 365 लोगों को आप प्लान दिखाएंगे। और सोचिए, प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन मत करवाइए, इनको बोलिए कि हमारा प्रोडक्ट पहले आप खा के देखिए, क्योंकि जो आपका प्लान देख के आएगा वो 1-2 महीने में चला जाएगा, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट देख के आएगा, प्रोडक्ट खा के आएगा, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों देखिए, एक साल में 365 लोगों को हम प्लान दिखाएंगे और डेली 200 बीबी का भी प्रोडक्ट खिलाएं, तो महीने में 6000 बीबी का प्रोडक्ट हम आराम से किसी भी व्यक्ति को प्रमोट कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, यहाँ प्रमोट करना है, सेल नहीं करना है। सेल करने के लिए पीयूसी वाले बैठे हुए हैं, तो प्रमोट करना है, आपका काम है प्रमोशन, प्रमोट करना। तो सोचिए 365 लोगों को यदि हम प्रमोट करें, कितने लोग आ सकते हैं, एक अनुमान आप लगाएं। तो दोस्तों 10:1 का रिजल्ट हर जगह आता है। 365 में यदि 36 लोग भी आ जाए, आएंगे या नहीं आएंगे, तो 36 लोग तो 100% आएंगे, लेकिन हम कहते हैं 36 भी नहीं आए, 10 आएंगे या नहीं आएंगे। दोस्तों एक साल में 10 लोग आपके पास आते हैं, और इनको भी आपको वही बताना है कि भैया अमीर बनना है, एक काम करो, डेली एक को बताओ, वो आए चाहे मत आए। आप देखिए 365 में 10, यानी कि बाकी जो 355 थे वो कौन थे, तो वो वही लोग हैं जो आपको समझाएंगे कि तू फंस गया, कहां कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपनी भाग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में आपको फंसना नहीं है। इन 10 को बताइए कि भाई मैं 365 को बताया, मेरे 10 आ गए, तू भी 355 को बता, तेरे भी 10 आ जाएंगे। और अगले साल दोस्तों जब ये 10 काम करने लगेंगे आपके नेतृत्व में, तो इनका संख्या हो जाएगा 100, तीसरे साल हो जाएगा 1000, चौथे साल हो जाएगा 10,000, 5वें साल आपके नीचे 1 लाख लोगों का नेटवर्क होगा, जो सिर्फ प्रोडक्ट खाने वाले हैं और बताने वाले हैं। और ये लोग दोस्तों यदि 5000 का भी बिजनेस करें,
तो सोच के देखिए आपका बिजनेस 50 करोड़ का होता है, यानी कि आप 5 साल में डायमंड बन सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब 5 साल में बन सकते हैं तो इतने सारे लोग हैं, कई साल से काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बनते? तो दोस्तों वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि ये काम वो डेली करते ही नहीं है। ये इस काम को वो टाइम पास वाला काम समझते हैं। देखिए हम 8,000 के लिए ईमानदारी से 8 बजे ड्यूटी जाते हैं और रात में 8 बजे आते हैं, वो काम हम ईमानदारी से करते हैं। कोरोना है तो भी कर लेते हैं। उसी काम को करने के लिए लोग बिहार से हरियाणा चले जाते हैं, लोग राजस्थान से मुंबई चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे घर में बैठ के डेली एक व्यक्ति को बताना है और इसे 5 साल में अमीर बन सकते हैं, तो इसको हम सबसे शंटिंग में रखते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना सारा काम जब कर लेता है उसके बाद टाइम बचे तो क्या करेंगे? आरसीएम करेंगे। और वो भी कैसे करते हैं? जब अपलाइन धक्का देगा तब करेंगे। लेकिन दोस्तों देख लीजिए 5 साल का ये जो हम बता रहे हैं ये कुछ और नहीं है, मैथमेटिक्स है, इसका कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। तो जब 5 साल में इतना बिजनेस हो सकता है, दोस्तों सोचिए 10 साल में क्या होगा, 20 साल में क्या हो सकता है। और एक नौकरी वाले की तरह 60 साल 62 साल आप काम करें तो सोच के देखिए 30 साल में क्या रिजल्ट आएगा। तो 30 साल में दोस्तों आपका इनकम करोड़ों में होगा, आपका इनकम करोड़ों में होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉर्पोरेट का प्लेटफॉर्म है। दोस्तों आज आप शुरू कीजिए, यहाँ पूरे इंडिया में आप ग्राहक बनाने को स्वतंत्र हैं। 135 करोड़ जनसंख्या है। आप सोचिए 30 साल के बाद ये जनसंख्या लगभग 200 करोड़ के आसपास होगा। तो क्या 200 करोड़ में यदि हम 30 साल लगातार काम करें तो क्या 1 करोड़ ग्राहक तैयार नहीं कर सकते हैं? और वो अकेले आपको करना है क्या? यहाँ पे कंपाउंडिंग चलता है दोस्तों। जो आपके नीचे आता है वो खाता भी है, बताता भी है, खाता भी है, बताता भी है। तो सोचिए 30 साल बाद यदि 1 करोड़ ग्राहक आपके नीचे हो गए एक्टिव, और वो दोस्तों 30 साल के बाद यदि हम खर्च की बात करें तो खर्च किसी का भी 20,000 30,000 से कम नहीं होगा महीने का। लेकिन हम कहें कि 1,000 भी वो खर्च करे आपका टीम तो 1 करोड़ लोग 1,000 का खरीदारी यानी टर्नओवर 1,000 करोड़ का होगा। और उसका यदि 1% भी आपके पास आए तो दोस्तों 10 करोड़ रुपया महीना होता है। ये आप कैलकुलेट करके चेक कर लें। तो सोचिए जब आने वाले समय में इनकम करोड़ों में होगा तो आज जैसे दोस्तों नेटवर्क वाले 4 व्हीलर का बात करते हैं तो आने वाले 30 साल के बाद दोस्तों कोई 4 व्हीलर का बात नहीं करेगा। वहां 4 चक्के का नहीं 4 पंखे का बात होगा और 4 पंखा लोगों का आएगा भी और ये उड़ेगा भी। तो ये ताकत है दोस्तों नेटवर्क में, और दुनिया नेटवर्क में चल रही है। साथ में कंपनी भी बम्पर उपहार लेके आपके पास आई है। कंपनी भी कई तरह का सिस्टम आपके पास लेके आई है जो कि आपके बिजनेस में 4 चांद लगाने वाला है। दोस्तों हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति इस महीने तक ये से 2,500 हजार का भी सामान ले ले, या कोई व्यक्ति 5,000 का सामान खाना शुरू कर दे, या कोई व्यक्ति 10,000 हर महीना खाना शुरू कर दे, तो दोस्तों 6 महीने के बाद जितने का सामान आप खाएंगे बीवी का उतने का आपको फ्री में मिल जाएगा। अब मान लीजिए हर महीना आप यदि 10,000 का सामान खाते हैं तो एमआरपी डीपी का फर्क कितना होगा? 14%। और दोस्तों सोच के देखिए कि 10,000 का ये हम यदि बात करें कि आने वाले 6 महीने में हमें आउटपुट कितना मिलना है तो आप चेक कर लीजिए दोस्तों। यदि हम एमआरपी बीपी का डिफरेंस देखें और यदि हम बिजनेस वालों का कमीशन अपना कैलकुलेट करें तो कम से कम जो बेनिफिट आपका होता है वो लगभग 36,400 होता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये फायदा है, यानी कि 2,500 के ऊपर हम जितने का भी सामान खरीदे और खाएं 6 महीने के बाद उतने का सामान फ्री। आज बहुत सारे दुकानों से आप सामान खरीदे होंगे, खाए होंगे, कई एक सालों से आप करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक एक चॉकलेट भी आपको फ्री में दिया गया? दोस्तों चॉकलेट भी वो तब देता है जब उसके पास चेंज नहीं होता है। तो ये है ट्रेडिशनल सिस्टम। लेकिन यहाँ पे यदि आप ये काम करते हैं दोस्तों और सही तरीके से करते हैं तो दोस्तों सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आप आरसीएम बिजनेस में आए, और आरसीएम बिजनेस में जैसा कि आपने वीडियो में देखा आपका शुरुआत डिस्प्ले वॉल के साथ होना चाहिए। और दोस्तों डिस्प्ले वॉल ये क्रांतिकारी सिस्टम हम धन्यवाद देंगे गुरुदेव हमारे आदरणीय बीसी छाबड़ा सर को। उन्हीं के दिमाग का उपज है ये सिस्टम, और ये सिस्टम पूरे इंडिया में क्रांति लाके रख दिया है दोस्तों। जहां 10 लाख रुपया लगता था पीयूसी लेके सामान दूसरे को देके बिलिंग करने में, वहां मात्र 10,000 रुपया में ये डिस्प्ले वाला आप शुरू कर सकते हैं। और आपके टीम का कोई भी सदस्य यदि वहां से सामान लेता है तो आप उसका बिलिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना शानदार सिस्टम कहां मिल सकता है आपको? और डिस्प्ले वॉल पे यदि आप काम करें, क्या काम करना है दोस्तों? ये 2-3 छोटे-छोटे काम आप कर ले डिस्प्ले वॉल खोल के। पहला काम क्या करना है? महीने में 2 वॉल मीटिंग, यानी आपके डिस्प्ले वॉल पे 2 मीटिंग होना चाहिए, चाहे वो 5 लोगों का हो 10 लोगों का हो सॉरी, तो 2 मीटिंग आपको कराना है। उसके बाद क्या करना है?
आपको डेली एक व्यक्ति को आरसीएम बताना है, वो करे ना करे, आए मत आए, उस पर आपको कोई ध्यान नहीं देना। दोस्तों आपको सिर्फ बताना है, आपको बताने वाला बनना है। तो आप सोच के देखिए और एक टारगेट लेना है कि 2 डिस्प्ले वॉल हर महीने हम टीम में खोल लें। देखिए दोस्तों, काम आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन क्यों लग रहा है मुश्किल? कोई भी काम के बारे में जब हम सोचते हैं तो मुश्किल लगता ही लगता है, लेकिन जब करना शुरू कर देते हैं वो काम आसान हो जाता है। तो दोस्तों अगर इस तरह से हम काम करना चालू करें तो आप देखिए, आज 1 डिस्प्ले वॉल है और आप महीने में 2 को तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा पेन होगा, ले लीजिए पेन, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी में जो धक्का खा रहे हैं लोग, महंगाई को लेके रोना रो रहे हैं लोग, तो उस धक्के से बढ़िया है कि आज हम ये थोड़ा सा पेन उठा लें। यदि 2 लोगों को हम तैयार कर लें, अगले महीने 3 लोग, ये तीनों लोग ये तीनों लोगों के डिस्प्ले वॉल पे यदि 2-2 मीटिंग हो तो वहां भी आप सोच के देखिए, यदि हम 5-5 लोगों का भी मीटिंग कराएं, 2 मीटिंग, तो 10 लोगों का मीटिंग कराएंगे हम, और डेली एक को बताते हैं तो 30 उधर, यानी 40 लोगों को बताएंगे। तो क्या उसमें 2 लोग तैयार नहीं हो सकते हैं? आराम से होंगे दोस्तों। और तीसरे महीने आपके नीचे 27 लोग हो जाएंगे, चौथे महीने आपके नीचे 81 लोग, 5वें महीने 243, 6वें महीने 729 डिस्प्ले वॉल होगा आपके नीचे। और जब 729 डिस्प्ले वॉल हो गया और ये डायमंड क्लब में आ गए दोस्तों, तो 729 गुना 5000, 36,45,000 का बिजनेस क्लोजिंग होगा मात्र 6 महीने के अंदर आपका। और यदि ये 10,000 वाले हो गए तो आपका जो बिजनेस क्लोजिंग होगा वो 72,90,000 का। आप सोच के देखिए, कैलकुलेट करके देखिए। जो साथी हमारे आरसीएम में, उनको पता है कि उनके पास कौन सा लेवल आएगा और कितना रुपया उनका कमीशन बनने वाला है। तो ये पावर है डिस्प्ले वॉल का। लेकिन फिर भी हम करना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि एक चीज है जो हमें करने नहीं देता दोस्तों, और वो है डर। डर लगता है हमें। अब सवाल यहाँ ये है कि आपको किससे डर लगता है? तो दोस्तों हमें डर दूसरे से नहीं लगता, हमें डर अपने आप से लगता है। हमसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये हमारे लायक है कि नहीं है, ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारा सवाल हम अपने अंदर डाल के रखे हैं। और दोस्तों आपके सवालों का जवाब जो आप समाज से ढूंढते हैं, उस समाज से जवाब आने में 50 साल लगता है। समाज आपको जवाब देगा, लेकिन 50 साल बाद देगा। सन 1970 की बात करें, आज से 50 साल पहले दोस्तों, नौकरी वाला सिस्टम समझ में नहीं आता था लोगों को। जो नौकरी करता था उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे लोग, क्योंकि उस समय खेती का जमाना था। लेकिन कुछ लोग नौकरी किए, करना शुरू किए, तो लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखना शुरू किए। फिर धीरे धीरे उनका पेमेंट बढ़ते गया, वो करते गए, और वो नौकरी वाले जब रिटायर्ड आए, उनको बैठ के बुढ़ापे में पैसा आने लगा, तो फिर उन लोगों को अफसोस होने लगा, अरे काश हम भी कर लिए होते तो हमारे पास भी पेंशन आता। और धीरे धीरे दोस्तों आज नौकरी का ऐसा ट्रेंड हो गया कि जिस जमीन के लिए लोग नौकरी को लात मार के आ जाते थे 1970 में, आज उसी नौकरी के लिए लोग जमीन भी बेचने को तैयार हैं। तो समाज से जवाब आने में 50 साल का समय लगता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा व्यवसाय है, ये कहने में 50 साल लगाएगा समाज। तो अभी 20 साल हो गया है दोस्तों, 30 साल और बाकी है। तो क्या 30 साल आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? दोस्तों जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, जो समय के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाता है। और एक चीज याद रखिए कि काम दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। या फिर आप यदि भगवान के भरोसे बैठे हैं तो दोस्तों भगवान को जो करना था वो कर दिए हैं। भगवान का आशीर्वाद है आपको इंसान बनाए। नहीं तो आप देखिए इस धरती पे गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, कान खजूरे भी हैं, मेढक भी है, चूहा भी है, मच्छर भी है। अगर ऊपर वाले का कृपा आपके ऊपर नहीं होता तो ऊपर वाला आपको मच्छर भी बना सकते थे। और यदि मच्छर बनाते तो आप किसी के कान के पास जाके 2 बार भन भन करते, वो एक चाटा मार देता आपको, आपका पुनर्जन्म तुरंत हो जाता। लेकिन ऊपर वाले तो हरी झंडी दिखा दिए और आपको इंसान बना के भेजे। इंसान इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा सबको पता है। तो जब सर्वश्रेष्ठ हैं तो काम सर्वश्रेष्ठ करें। दोस्तों यदि आपको टॉप पे जाना है तो इतना सीढ़ी आपको ही चढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके बदले सीढ़ी कोई चढ़ जाए और आप टॉप पे पहुंच जाए। तो क्या आप लोग सीढ़ी चढ़ने को तैयार हैं? और दोस्तों यदि तैयार हैं तो मैं एक बात बताऊं, जीवन में कामयाबी अगर आपको चाहिए और बहुत फास्ट कामयाबी चाहिए तो ये 2-3 कामों से आपको बच के रहना होगा। जिसमें पहला काम है, जो पहली बात है वो है, ये मुझसे नहीं होगा। ये कौन कहता है? ये आपका पड़ोसी नहीं कहता, ये आपका भाई नहीं कहता, ये आपके माता पिता नहीं बोलते हैं, ये आपके रिश्तेदार नहीं बोलते हैं, ये आपका मन बोलता है आपसे कि ये मुझसे नहीं होगा। और लोग बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं
कि दुनिया में हर कोई हर काम नहीं कर सकता, तो आप बताइए दोस्तों कि दुनिया में कौन कौन काम कर सकता है। इस धरती पे कोई भी व्यक्ति सीख के पैदा नहीं लिया, जो भी लिया वो पहले पैदा लिया बाद में सीखा है। तो जब सीख के लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, जब सीख के कोई इंजीनियर बन सकता है, सीख कर कोई डॉक्टर बन सकता है, जब दोस्तों सीख कर कोई आतंकवादी बन सकता है, सीख कर लोग साधु बन सकते हैं, सीख के लोग डांसर बन सकते हैं, तो सीख के हम अमीर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। तो ये मुझसे नहीं होगा, ये बात आपको हटाना होगा। दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है लोगों का चक्कर, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों आप सोच के देखिए, कल आपका स्टेटस डाउनग्रेड हो जाए, उस समय लोग क्या कहेंगे। आज आपको आरसीएम बताने में शर्म आती है, लेकिन कभी आपने सोचा कि जब आप दुकानदार को बोलते हैं कि भैया नोट कर लो अगले महीने देंगे, क्या उस समय आपको शर्म नहीं आती? जब आपका बेटा बोलता है कि हमें भी शिमला घूमने जाना है, उस समय आपको शर्म नहीं आती? जब आप बहाना बनाते हैं, जब आपका छोटा बच्चा बोलता है कि हमें किंडर जॉय खाना है और उस समय बोलते हैं चॉकलेट खाने से दांत खराब होता है, उस समय ये बात करने में आपको शर्म नहीं आती? जब बेटी के शादी के लिए बाप दादाओं का जमीन बेचते हैं, उस समय आपको शर्म नहीं आती? तो दोस्तों ये शर्म हटाइए। शर्म आपको किससे आती है? शर्म आपको उन लोगों से आती है जिनसे आपका जीवन में कोई लेना देना नहीं है। वो आज आपके समाज में है, क्यों? क्योंकि आज आप उसके समाज में रहते हैं, आज आप उनके लायक हैं। लेकिन जिस दिन आपका समाज बदल जाएगा, उस दिन वो लोग भी बदल जाएंगे। दोस्तों क्यूल से शुरू किए थे आरसीएम बिजनेस का शुरुआत, उस समय हमारा समाज कहाँ था? क्यूल में था। आज हम पटना में रहते हैं, हमारा समाज कहाँ है? पटना में। आज कोई पार्टी होती है, फंक्शन होता है, पटना के लोग आते हैं, क्यूल वाले नहीं आते हैं। और तीसरा, मुझे शर्म आती है। और दोस्तों ये जो कारण है, ये सबसे खतरनाक कारण है जो कि आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। आज जो लोग बेरोजगारी का रोना रोते हैं, इसी शर्म की वजह से, क्योंकि वो पहले ही फिल्टर लगा दिए, ये काम मेरे स्टेटस का है, ये काम मेरे स्टेटस का नहीं है। दोस्तों काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो बस इस बात को याद रखिए, खुश रहना है तो एक काम करे, लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करे। और ये अल्फाज दोस्तों हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी का है कि कोई कसर न छोड़ी थी सपने सजाने में, पर सालों बीत गए सपनों को हकीकत बनाने में। तो दोस्तों सपना तो हम तुरंत देख लेते हैं, लेकिन जब सपने को हकीकत बनाने की बात आती है और जब लोड हमारे ऊपर आता है तो हमारा सपना रफू चक्कर हो जाता है। आज देखिए अमिताभ बच्चन जी महानायक हैं और इनसे सीखने की जरूरत है। दिवालिया हो गए थे, 1 रुपया किसी से लिए नहीं, जबकि स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी जी एक बड़ा ऑफर इनको दिए थे पैसे का। लेकिन दोस्तों ये स्वावलंबी हैं, अपने पैरों पे खड़ा रहना जानते हैं और इन्होंने कोई कुछ नहीं किया, लेकिन हर तरह का काम करते रहे। आज देखिए हीरो हैं, डायरेक्टर बोला साड़ी पहन लो, पहन लिए, नाच भी दिए, गा भी दिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इनको शर्म नहीं आई, जबकि इनका ये रूप तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आप जो आरसीएम बताते हो तो सिर्फ आपके शहर के लोग, आपके जान पहचान वाले देखते होंगे। इनको चपरासी बन के नवरत्न बताने में शर्म नहीं आई और आपको वैसे ही जो पहनते हैं वैसे ही पहनना है, जैसे खाते हैं वैसे ही खाना है, जैसे रहते हैं वैसे ही रहना है और वैसे ही आरसीएम बताना है, लेकिन आपको शर्म आ जाती है। दोस्तों ये है आदरणीय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज वर्ल्ड के नंबर 1 लाइक में नंबर 1 पे चले गई है और इनको ये झाड़ू लगाने में शर्म नहीं आई। दोस्तों देखिए काम छोटा या बड़ा नहीं होता, याद रखिए जीवन में परिणाम छोटे या बड़े होते हैं। आप झाड़ू लगाते हैं आपका इज्जत चला जाता है और ये झाड़ू लगाते हैं तो स्वच्छता अभियान बन जाता है। तो दोस्तों मामला परिणाम का है। आज देखिए इनको कौन नहीं जानता है, आप लोग भी जानते होंगे, सुपरस्टार, डांसिंग स्टार, बहुत चीज इनको बोला जाता है, लेकिन इनको इस मुकाम तक पहुंचने में देखिए कैसा कैसा सीन देना पड़ा। आपके मोहल्ले में कोई औरत यदि किसी गैर मर्द के साथ ऐसा मिल जाए बवाल हो जाएगा, हम कहते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कैरियर आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इनको ओले बताने में इनको शर्म नहीं आया और ये सब काम करके ये सुपरस्टार बन गए लोग। तो दोस्तों जीवन में कामयाब बनना है तो इस बात को याद रखिए कि परिणाम छोटे होते हैं, काम छोटे नहीं होते। और जब परिणाम छोटे हो तो लोग मजाक उड़ाते हैं और जब परिणाम बड़े हो तो लोग सम्मान देखते हैं। तो दोस्तों मामला किस चीज का है? परिणाम का। आप टोकरी में मूंगफली बेचते हैं आपका इज्जत चला जाता है, लेकिन कोई ट्रक में मूंगफली बेचता है उसका इज्जत नहीं जाता है। मामला किस चीज का है? परिणाम का। कोई दोस्तों देखिए ये स्वीपर
हर जगह आपको दिखा होगा, आपके आसपास भी रेलवे स्टेशन है, वहां देखते होंगे कितना इज्जत इनको मिलता है। आप यदि ये काम करने लगे तो लोग बोलेंगे अरे फलाने का लड़का तो स्वीपर बन गया, पोछा लगाता है, झाड़ू लगाता है, ये काम करता है। लेकिन यही काम कोई 5 स्टार होटल में करता है तो दोस्तों ये स्वीपर नहीं कहलाता, ये हाउसकीपिंग स्टाफ कहलाता है। काम सेम है, प्लेटफॉर्म अलग है, तो इनको सम्मान क्यों मिलता है और इनको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसका परिणाम, बाएं वाले का परिणाम छोटा है और 5 स्टार वाले का परिणाम बड़ा है। देखिए ये चाय बेचता है व्यक्ति ट्रेन में, इसको कोई इज्जत नहीं देता, जबकि इसका काम है सिर्फ चाय देना। ये आपके जूठे बर्तन को उठाता नहीं है, लेकिन यही काम कोई फ्लाइट में करता है तो उसके पिताजी सीना चौड़ा करके बोलते हैं भाई मेरी बेटी तो एयर होस्टेज है, तो काम तो वही है। इवन ये उठाता नहीं, इनको तो कप भी उठाना पड़ता है, प्लेट भी उठाना पड़ता है, लेकिन इनको इज्जत क्यों मिलती है? क्योंकि इनके पास परिणाम बड़े हैं। दोस्तों आज मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में, गांव में कोई लड़की ऐसा ड्रेस पहन के निकल जाए, देखिए वहां पे बदनामी हो जाती है इस ड्रेस पे कि अरे फलाने की लड़की, अरे वो तो ये पहन के घूम रही है, इज्जत चला जाता है लोगों का। लेकिन वही यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे ड्रेस पहनने के बाद भी लोग सम्मान के काबिल होते हैं, इनको एक श्रेणी का सुरक्षा मिलता है। तो मामला किस चीज का है दोस्तों? मामला परिणाम का है। तो एक चीज याद रखें, जब जेब में रुपये हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपये ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखें, हमारे यहाँ इज्जत, मान, सम्मान, ये सब कुछ किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? आपके बैंक बैलेंस पे डिपेंड करता है, आपके हैसियत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको आज के बाद जब काम करना है तो किस लिए काम करना है? हैसियत के लिए काम करना है। कहा गया है दोस्तों कि जंग लगी तलवारों पर अब धार लगानी होगी, और कुछ लोग औकात भूल गए हैं अपनी, शायद उन्हें याद दिलानी होगी। तो आपको आज प्रण लेना है, जो व्यक्ति आपका मजाक उड़ाता है। आज से लगभग 17-18 साल पहले हमारा भी लोग मजाक उड़ाते थे कि देखो बेग बेचने वाला जा रहा है, देखो करोड़पति जा रहा है। उसी छोटे से क्यूल में जहां की हाईएस्ट इनकम वाले व्यक्ति का बात करें तो रेलवे के एएन थे जिनका कि 15-20 हजार रुपया महीने का सैलरी होगा। और दोस्तों हम लोग वहां से अपने कामयाबी का इतिहास लिखना शुरू किए। 526 रुपए का चेक आया था मेरे छोटे भाई का, और हमारे पास तो स्टेटमेंट आया था 226 रुपए का, आज से 17-18 साल पहले। और जब आया आरसीएम से तो हम लोग घूम घूम के दिखाना चालू किए, देखो आ गया आ गया आ गया, क्योंकि लोग बोलते थे कि कुछ नहीं आएगा। और जब दिखाते थे तो चूंकि हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे, सारे एम्प्लॉय थे, वो लोग मुस्कुराते थे और पूछते थे क्या था बताओ 500 रुपया से तुम्हारा जिंदगी चलेगा? हम बोलते थे कि नहीं चलेगा, ये हमको पता है, लेकिन एक विश्वास है कि ये सिस्टम 500 रुपया दी है तो एक दिन 5000 भी आएगा। और दोस्तों हम लोग आरसीएम करना छोड़े नहीं, क्योंकि जब हम पहला अपना सेमिनार अटेंड करने गए थे तो वो सेमिनार लेने वाले कोई और नहीं थे, हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय कदम सर थे। मालदा गए थे दोस्तों, ये लगभग 400 किलोमीटर 11 बजे रात में ट्रेन में बैठे थे और सुबह उतरते थे हम लोग 8 बजे, और प्रोग्राम अटेंड करके फिर 8 बजे रात में बैठते थे और सुबह 4 बजे हम लोग क्यूल पहुंचते थे। तो मालदा गए थे सर का ये मीटिंग देखने, और वहां पे जब सर अपना इनकम बताए थे तो दिल छोटा हो गया था। क्यों छोटा हो गया था? क्योंकि दोस्तों हमारा चक्कर था कि आरसीएम 5000 दे दे। हमारे पिताजी हेड कांस्टेबल थे आरपीएफ के क्यूल में, और उनका सैलरी लगभग 6-7 हजार रुपए के आसपास था। तो हम लोग सोचे कि 5000 आ जाएगा तो हमारा जिंदगी आराम से चलेगा। लेकिन जब सर स्टेज से बोले कि 2.5 लाख रुपया महीना, हम लोगों को लगा कि अरे ये सिस्टम ठीक नहीं है, इतना पैसा तो आ ही नहीं सकता। दोस्तों सोच के देखिए 2003 में कोई 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख का बात करे तो झटका आपको भी लगेगा। लेकिन दोस्तों जब 500 आया तो एक विश्वास हुआ, और बीच में सानिध्य मिला आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर का, उनका आशीर्वाद मिला। और दोस्तों उनकी एक बात हमको आज तक याद रहती है कि देखिए इंसान छोटा नहीं होता, उसकी सोच छोटी होती है। सोच को बदल लो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदल लो, नजारे बदल जाएंगे, और दिशा को बदलो, दशा बदल जाएगी। दोस्तों हम प्रणाम करते हैं अपने गुरुदेव को, जिनके मधुर वचनों से ये शब्द निकला, और ये शब्द इतना करंट की तरह लगा कि हम लोग ठान लिए कि अब इस कॉलोनी वाले को सफल बन के दिखाना है, और काम करना शुरू किया दोस्तों। और आज हम दोनों भाइयों का यदि हम इनकम की बात करें तो दोस्तों इनकम नहीं, कॉन्सेप्ट पे आपको आना है। इनकम क्या है ये आप लोगों को पता है कि हम दोनों भाइयों का कितना आया है।
फेसबुक पे बहुत सारे लोग देखे होंगे, क्योंकि यहाँ हम बता देंगे तो नए लोगों को झटका लग जाएगा। इसलिए इनकम नहीं समझना है, बस एक चीज समझना है कि ठानना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ठानना है। और एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपको जमाने से हमेशा टकराना पड़ेगा। इसलिए किसी ने कहा है कि मत छेड़ो हमको, हमसे लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। और ऐसा ही इतिहास दोस्तों आज आरसीएम वाले लिख रहे हैं। और हर कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां आरसीएम के लाखों कमाने वाले व्यक्ति आपको नहीं मिले। और ये दोस्तों हम राजस्थान और बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में आप जाइए, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको लाख से ऊपर कमाने वाले मिल जाएंगे आरसीएम बिजनेस से। तो इसलिए कहा गया है दोस्तों कि तुरंत आप शुरू करें, डिसीजन लेने में ज्यादा वक्त जाया मत करें। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है, कार्य को कल पर टालना या फिर सही समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो आप स्वयं को देते हैं, दूसरे को नहीं देते। बहुत लोग बोलते हैं अच्छा मंगलवार से शुरू करेंगे, 1 तारीख से शुरू करेंगे, पूर्णिमा से शुरू करेंगे, दुर्गा पूजा से शुरू करेंगे। दोस्तों कहा गया है, हमारे बहुत सारे विद्वान बता के गए हैं, आपने सुना भी होगा कि कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। तो किसी भी काम को कल पे यदि आप टालते हैं तो आप दूसरे को नहीं अपने आप को धोखा देते हैं। और दोस्तों जब आपके पास कोई काम नहीं रहेगा, जब आप उस अवस्था में होंगे, जब सिर्फ बैठे होंगे, जिस अवस्था को हम बुढ़ापा बोलते हैं, तो उस समय एक ही चीज आपके पास होगा और वो होगा अफसोस कि काश मैं भी कर लिया होता। तो दोस्तों तुरंत करना शुरू करें, क्योंकि देखिए रोने से किसी को पाया नहीं जाता और खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो दोस्तों जिंदगी को बदलना है, वक्त आज आपके पास है, डिसीजन आपके पास है। आप आए या ना आए, प्रोडक्ट तो आपको खाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि खा के और थोड़ा सा बताने से यदि हमारे साथ साथ हमारे कई एक पीढ़ियों की जिंदगी बदलती हो, क्योंकि दोस्तों यदि हम बाहर की बात करें तो एक मास्टर ये गारंटी नहीं ले सकता कि हमारा बेटा मास्टर बनेगा, एक डॉक्टर ये गारंटी नहीं ले सकता कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, एक प्राइम मिनिस्टर ये गारंटी नहीं ले सकता कि हमारा बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन आरसीएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते, आप जब जाएंगे दुनिया से तो अपने आने वाले अगले पीढ़ी को ऐसा उपहार देके जाएंगे कि जिंदगी भर वो आपको भूल नहीं पाएगा। आज देखिए हमारे स्वर्गीय ओपी शर्मा सर इस दुनिया में नहीं है, उनके लड़के को कोड मिला। और दोस्तों जब ओपी शर्मा सर की शुरुआत आरसीएम में हुई थी तो 0 से शुरू किए थे, और जब उनका लड़का इस बिजनेस में आया और उनकी शुरुआत हुई तो उनका पहला इनकम 25 लाख रुपए महीने का था। 40 लाख से ऊपर का महीने का इनकम उनके पास आता है। दोस्तों ये पावर है इस बिजनेस का, ये सिक्योरिटी है इस बिजनेस का। यानी हम काम सिर्फ अपने लिए नहीं करते, अपने अगले पीढ़ियों के लिए करते हैं। और दोस्तों एक चीज हम जरूर आपको बताएंगे लास्ट में, कहा गया है कि जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है, बात को ठीक से समझिएगा कि जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है तो रांझा बनने से अच्छा है भगत सिंह बन जाओ। दोस्तों देखिए इश्क में रांझा मारा गया और क्रांति में भगत सिंह चले गए, राजनीतिक आजादी के क्रांति में। लेकिन रांझा जयंती नहीं मनाया जाता, रांझा जिंदाबाद कोई नहीं बोलता, रांझा अमर रहे कोई नहीं बोलता। लेकिन भगत सिंह की जयंती भी मनाई जाती है। जब 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी आता है, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह जिंदाबाद ऐसा नारा लगाया जाता है। तो जब काम करना ही है और काम करके अपने जिंदगी को चलाना ही है तो हम काम ऐसा क्यों ना करें जिसमें कि हम भी सिक्योर हो जाए, हमारा परिवार भी सिक्योर हो जाए, पैसा भी मिले, मान सम्मान भी मिले, शोहरत भी मिले, इज्जत भी मिले। दोस्तों देखिए आज हम नौकरी कर रहे होते तो हम डीएम भी होते तो कितने लोग जानते, लेकिन आज देखिए हजारों लोग मंजीत सिंह को जानते हैं, हजारों लोग मंजीत सिंह को पहचानते हैं। और क्या करने से? तो प्रोडक्ट खाना है और प्रोडक्ट बताना है। तो इतना काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन काम में सक्सेस तभी आएगी जब आप काम को अंजाम तक पहुंचाएं। जब तक काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सक्सेस और फेल्योर क्या है दोस्तों, सफलता और असफलता क्या है, ये एक सोच है। जब कोई व्यक्ति सफलता के रास्ते पे चलता है और बीच में छोड़ देता है तो उसको असफल बोलते हैं। तो देखिए असफलता क्या है, किसी भी किए गए कार्य में को संपूर्णता नहीं देना असफलता है। और दोस्तों एक चीज हम एक किताब में पढ़े थे कि जिंदगी में कोई रास्ता अच्छा दिखाई दे तो चलने से पहले एक बार सोचिए कि ये किस मंजिल को जाता है। लेकिन यदि जिंदगी में कोई मंजिल अच्छा दिखाई दे तो साथियों रास्ते का परवाह नहीं करना है,
कंकर हो, पत्थर हो, नदी हो, पहाड़ हो, बस चलते जाइए, क्योंकि जिस दिन आपकी जर्नी खत्म होगी और आप मंजिल पे पहुंचेंगे, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग आपके कदमों में होगा। तो इसी के साथ हम आज के इस अपने वाणी को यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, और आप लोग जल्द से जल्द सफल हो, इसके शुभ कामना के साथ हम आज के इस वेबिनार को, अपने स्पीच को यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारे सारे उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना धैर्य से आपने सुना, और साथ में हमारे गुरुजनों को हमारा प्रणाम कि आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे और हम नई नई ऊंचाइयों को छूते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय आरसीएम। ओवर टू रामानंद सर।